जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार, लाजवाब हैं, ज़बरदस्त, जिंदाबाद हैं और बहुत ही अच्छे, शानदार, बेहतर तरीके से आप सभी की तैयारी और पढ़ाई चल रही है। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से रिवीजन करते हैं, बेहतर तैयारी आप सभी करते हैं। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, उसके लिए सॉरी, बट कारण ये था कि आर्मी का फिजिकल मॉक ट्रायल था, जो कि सुबह मतलब ये मान लो कि उसकी प्रक्रियाएं सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गई थी और शाम 5 बजे तक हम उससे फ्री हुए थे, इसलिए सुबह कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। चलिए, तो अगर आपने रिवीजन किया है, फटाफट से एक दो क्वेश्चंस के उत्तर करिए और फिर हम लोग हमेशा की तरह अपने एक बेहतर से सीखने की तरफ बढ़ जाएंगे। मेरा आपसे सवाल है, मुझे बताइए कि 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 न्यूटन में कितने डाइन और 1 जूल में कितने अर्ग। 1 न्यूटन में कितने डाइन और 1 जूल में कितने अर्ग, बताओ दोनों चीजें। अगर आपने रिवीजन किया है तो डेफिनेटली आपको ये चीजें याद होंगी, और अगर आप इनका उल्टा पल्टा उत्तर कर रहे हैं तो फिर आपको एक रिवीजन की जरूरत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। और फिर हम आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बड़ा अच्छा बेहतर चैप्टर है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। 1 न्यूटन में कितने डाइन हैं और 1 जूल में कितने अर्ग हैं। हाँ, मैंने एक साथ ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि काफ़ी हद तक आप इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। जैसे हालांकि अभी सही उत्तर भी हैं, लेकिन कुछ कुछ मिक्स उत्तर भी हैं। पहले क्वेश्चन में दूसरे का उत्तर है, दूसरे क्वेश्चन में पहले का उत्तर है। ऐसे नहीं करना है आपको। आपको देखिए समझना होगा, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं और 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग हैं। अगर आपको चैप्टर्स का सीक्वेंस याद है तो एक ट्रिक मैं आपके लिए बना सकता हूं। क्या ट्रिक है? पहले चैप्टर आता है बल वाला, चलो ये 5 हो गया। आगे चैप्टर आता है कार्य वाला जिसमें ये 7 आता है। तो आप ऐसे याद रखो कि ये पहले आता है 5, बाद में आता है 7, मतलब आगे चलोगे तो बढ़ जाएंगे ना चीजें। इस तरीके से कुछ भी बनाकर आप ट्रिक एक याद रख सकते हैं इसको, ताकि आपको याद रहे। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। जिनको अभी कंफ्यूजन है भैया, वो थोड़ी सी और रिवीजन करो, अच्छे से पढ़ाई करो। देखिए, लास्ट क्लास तक हमने एक नया चैप्टर फिनिश किया था जिसका नाम था वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। आज हम एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। कितने चैप्टर पढ़ लिए हमने पढ़ लिया यूनिट्स, पढ़ लिया मेजरमेंट, पढ़ लिया मोशन, पढ़ लिया लॉज ऑफ मोशन, पढ़ लिया वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ लिया, और आज हम चलेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर पे, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन का तात्पर्य है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। आइए एक बार देखते हैं कि क्या क्या हमें ग्रेविटेशन में यानी कि गुरुत्वाकर्षण में पढ़ना है। देखो जैसे कि जब मैंने फिजिक्स की शुरुआत की थी तो मैंने एक चीज कही थी कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान दुनिया जहान के तमाम रहस्यों से पर्दा उठाने का एक जरिया है। एक रहस्य बहुत बड़ा है हमारा, और अगर मैं उसका एक पहलू कहूं तो वो है हमारा सोलर सिस्टम। देखो, आज तक शायद आपको ना पता हो, या बहुत सारे लोगों को पता हो तो जरूर उन्होंने अचंभा किया होगा या कभी सोचा नहीं होगा। और आश्चर्य क्या है? आश्चर्य है हमारा सोलर सिस्टम। क्या, जैसे एक साथी का कई बार एक सवाल आया था, वो मुझसे पूछ रहा था, जी भैया हम अर्थ के ऊपर रहते हैं या अंदर रहते हैं, या कई बार बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि हवा जो पृथ्वी है कहाँ टिकी हुई है। तो आप इस अजूबे को देखिए, आप इस अचंभे को देखिए। ये एक बहुत बड़ा अचंभा मैं इसे मानता हूं। आपको पता है कि सारे के सारे जो ग्रह हैं वो कैसे टिके हुए हैं? सूर्य सबके बीच में है और सारे के सारे ग्रह जो है उसके आसपास घूम रहे हैं। अब ये टिके हुए किस पे हैं? भाई, घर में एक छोटा सा लेंटर डालने के लिए पिलर बनाने पड़ते हैं, हवा में तो टिक नहीं जाएगा। ये टिके कैसे हैं? ये एक बहुत बड़ा अचंभा है। उसके अलावा मजे की बात कि सूर्य के ही आसपास क्यों घूम रहे हैं सारे के सारे? भाई, आखिर ऐसा क्या है सूर्य में कि जो सारे के सारे उसी के आसपास घूम रहे हैं? किसी और ग्रह के आसपास क्यों नहीं घूम लेते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य है इस चैप्टर का। ये तो एक एक पार्ट है, और बहुत सारे मैं आपको अजूबे बताऊं। न्यूटन साहब का वही एक क्वेश्चन जिसे उन्होंने सोचा और उन्होंने इस ग्रेविटेशन की खोज कर दी कि हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों आती है। तो ये हमें समझ में आ गया कि ग्रेविटेशन की वजह से आती है।
गुरुत्वाकर्षण की वजह से आती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अचंभे हैं और भी बहुत सारे सरप्राइजेज हैं इस चैप्टर में, तो वो तमाम चीज़ों को हम इस चैप्टर की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये परिभाषित करेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, ग्रेविटेशन क्या है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि न्यूटन साहब उस दिन अपने सेब के बगीचे में, ये यूरोपियन कंट्रीज के थे न्यूटन साहब, ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर सेब की फसल होती है। तो न्यूटन साहब बैठे हुए हैं अपने पेड़ के नीचे और एक सेब आकर गिरता है। पहले से जमाने से चीज़ें नीचे गिर रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा। न्यूटन साहब ने सोचा कि आखिर यार ये चीज़ नीचे ही क्यों गिरी, ये ऊपर क्यों नहीं गई। तो उन्होंने इसके बारे में पढ़ाई की और एक निष्कर्ष निकाला, एक कंक्लूजन निकाला, और उन्होंने कहा कि देखिए, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तुएं हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मैं ना तो पृथ्वी की बात कह रहा हूं, ना किसी ग्रह की बात कह रहा हूं, ना मैं सेब की बात कह रहा हूं। न्यूटन साहब ने इस नियम को पूरे ब्रह्मांड के लिए दिया कि प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। देखिए, ये थोड़े बेसिक लेवल की थ्योरी है जिसको हम 10th 12th क्लास तक पढ़ते हैं। उससे ऊपर चलकर इस थ्योरी में बहुत सारे सुधार किए हैं सर आइंस्टीन ने, और आइंस्टीन जी की थ्योरी को हम बीएससी एमएससी पीएचडी लेवल पर पढ़ते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस जो है वो 10th लेवल तक का है। तो अभी हम यही मानेंगे कि न्यूटन साहब ने ये कहा कि प्रत्येक ग्रह एक दूसरे को, प्रत्येक वस्तु, सॉरी ग्रह नहीं, इस संसार की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। अब तुम क्या बोलोगे कि भैया यार क्या फालतू की बात कर रहे हो। देखो, ये आपका रिमोट रखा हुआ है और ये रखा हुआ है पेन, ये तो कहीं आकर्षित नहीं कर रहे। आकर्षित का मतलब एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएंगे। यार भैया ये तो कहीं ना चिपक रहे यार। या कोई सुबह सुबह जैसे जा रहे होंगे कहीं रनिंग वनिंग करने, जाके चिपक जाएंगे और भाई कहेंगे कि मास्टर साहब ने कही थी, मुझे भी पिटवाओगे, खुद भी पिटोगे। भाई समझो, देखो ये यहां पर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन वो इतना बहुत हल्का सा आकर्षित कर रहे हैं कि वो हमें दिख ही नहीं रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों बातों में फर्क है। सवाल यहीं से आएगा। वो कहेगा क्या हल्की वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल नहीं लगता? आप कहोगे जी लगता तो है, लेकिन ये इतना कम होता है कि ये हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। दूसरी चीज, भाई दिखेगा कब? चलो आपका सवाल आया, फिर भाई दिखेगा कब, मैं इसको रियलाइज कब करूंगा? तो मेरा सवाल है कि भाई रियलाइज तब करोगे जब एक वस्तु बहुत भारी होनी चाहिए। तुम कहो जी कितनी भारी? मैं कहूंगा इतनी भारी जितने भारी ग्रह हैं, जितने भारी प्लैनेट्स हैं, इतनी भारी। दोनों में से कोई एक वस्तु इतनी भारी होनी चाहिए, या दोनों ही इतनी भारी हैं, तो ये बल आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखेगा। जैसे अगर मैं दूसरी वस्तु इसे हटाकर ग्रह ले लेता हूं, हम ग्रह पे खड़े हैं, पृथ्वी पे खड़े हैं, ये आप सबको पता है ना कि हम सतह पे खड़े होते हैं हमेशा, तो मुझे स्पष्ट रूप से गुरुत्वाकर्षण का बल नजर आएगा। मैं इसको छोड़ूंगा, तुरंत पृथ्वी नीचे खींच लेगी। जब एक ग्रह बहुत ज्यादा भारी होगा, मतलब एक वस्तु कोई ज्यादा भारी होगी, तो वो दूसरी वस्तु को अपने आप खींच लेगी। ये बात आपको समझ में आ गई कि गुरुत्वाकर्षण का मतलब यह है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच में आकर्षण का बल लगता है, लेकिन शर्त यह है, ये बल आपको नजर तब आएगा जब एक वस्तु बहुत ज्यादा भारी हो। कितनी भारी? जितने भारी ग्रह हैं। एक बार थम्स अप कर दो, मैं इस चीज को लिखता हूं। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू भैया आपको सर लगाना है लगा लेना, मैं तो थोड़ा सा सम्मान के लिए लगा लेता हूं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन, तो आप कहेंगे कि अब सर हिंदी में लिखोगे तो उसका तो अलग मतलब है, तो चलो यहां पे श्रीमान न्यूटन लिख देते हैं। श्रीमान न्यूटन के अनुसार, देखिए न्यूटन जी के अनुसार इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इस ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। मेरे साथ नोट करते रहना। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लेनेट अट्रैक्ट टू ईच अदर। एवरी प्लेनेट, एवरी नहीं एवरी टू बॉडीज ऑफ
यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, कि ब्रह्मांड की प्रत्येक दो वस्तुएं हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। किसने कहा चंद्रमा पर क्यों नहीं? आप ऐसे सवाल पूछो कि चंद्रमा पे लगता है या नहीं लगता है। अगर आप मुझसे पूछोगे चंद्रमा पे क्यों नहीं, तो आप कह दे रहे हो कि हाँ चंद्रमा पे होता ही नहीं है। अरे भाई होता है, मैंने कब मना किया चंद्रमा पे नहीं होता है? हर एक ग्रह का आकर्षण है, हर एक ग्रह का अट्रैक्शन है, कैसी बात करते हो? ठीक है, तो ये बात मुझे समझ में आ जाती है कि ठीक है, न्यूटन साहब ने हमें एक थ्योरी दी। अब एक साथी ने पूछा कि न्यूटन साहब चलो ये बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो वस्तु खिंची जा रही है पृथ्वी की तरफ, आखिर पृथ्वी इस पर कितनी ताकत लगा रही है, कितना बल लगा रही है, कितना फोर्स लगा रही है? ये बात लोगों ने पूछी। तो अगला मुद्दा आता है कि आखिर ये फोर्स होता कितना है। तो न्यूटन साहब ने कहा सुनो, अगर ये मान लीजिए कोई भी एक ग्रह है, चलो अपने पृथ्वी ग्रह की बात कर लेते हैं हम, ये पृथ्वी है, अर्थ है, और मैं मान लेता हूं कि इसका जो द्रव्यमान है वो कुछ होगा। मैं संख्या लूंगा तो फिर आप कहोगे 10 ले लिया तो 20 क्यों नहीं लिया, 20 लिया तो 50 क्यों नहीं लिया? तो जनरली हम संकेतों का इस्तेमाल कर लेते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैं कहूं भैया जी पृथ्वी का द्रव्यमान है m। ठीक है, पृथ्वी का मास m है और एक बॉल ऊपर से गिर रही है, जो पृथ्वी इसको खींच रही है, ये एक बॉल है, और बॉल का जो द्रव्यमान है, बॉल का जो मास है वो मान लो छोटा m है। छोटी चीज है तो छोटा m, बड़ी है तो बड़ा m। ये एक संख्या होगी आगे चल के, भाई 50 हो सकती है, 20 हो सकती है, 30 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, और इनके बीच की जो दूरी है, अब देखो दूरी कहां से कहां तक लोगे? तुम सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस लोगे। ठीक है, केंद्र से केंद्र तक की दूरी लोगे, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लोगे हमेशा, इसके केंद्र से इसके केंद्र के बीच की दूरी। तो मान लो ये जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, इसको मैंने मान लिया r, कि ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो न्यूटन साहब ने बताया कि देखो मैं एक सूत्र देता हूं, जो लगने वाला बल है, जो लगने वाला फोर्स है, अगर मैं उसको F से दिखाऊं तो फॉर्मूला होगा F का कैपिटल G, रुक जाना भी, कैपिटल G पे परेशान मत होना, दोनों द्रव्यमानों की गुणा और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। पहले बस आप मुझे इतना बताओ, इसमें समझ में आने वाला कुछ नहीं है। आप मुझसे कहो जी समझ नहीं आया, भाई समझ में तो तब आना आप कहते जब मैं इसकी डेरिवेशन कराता या ये बताता ये कहाँ से आया। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं तुमसे कि ए के बाद बी आता है। अब उसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि जी समझ में नहीं आया, तुमने ये सवाल कभी नहीं किया, तुमने याद कर लिया। तो यहाँ ये भी याद करने वाली ही बात है कि जी भैया मुझे बात समझ में आ गई, F बराबर कैपिटल G M गुणा M बटे R का स्क्वायर। करो एक बार फटाफट से थम्स अप कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। मैं आपको चाय पी के दिखाऊंगा, आपके ना सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आप थोड़ा धैर्य के साथ पढ़िए, और एक रिक्वेस्ट है, कोशिश करिए, देखो आप साइंस पढ़ रहे हो, थम्स अप कर देना जब नोट हो जाए, तो तब तक मैं कुछ बता देता हूँ ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। देखो आप जो पढ़ रहे हो ना वो 10वीं स्तर की साइंस पढ़ रहे हो। अच्छा, जब हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमारे डाउट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर देना जिनका हमारे एग्जाम से कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें दो मेरे साथ चैलेंज आते हैं। पहला सबसे बड़ा चैलेंज कि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। मान लो आपने मुझसे कुछ पूछ लिया कि भाई बाइक का इंजन कैसे काम करता है, तो चलो मैं समझाने बैठ जाऊं, क्योंकि मैंने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो मैं बड़े अच्छे से जानता हूं कि जो पेट्रोल बाइक होती हैं उनमें ऑटो साइकिल होती है। पहला पार्ट कंप्रेशन होगा, देन एक्सपेंशन होगा, देन पावर स्ट्रोक मिलेगा, देन एग्जॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें वॉल्स लगे होते हैं, पेपेट वॉल्स होते हैं जो फ्यूल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। पहले कार्बोरेटर लगता था, आज की बाइक्स में उसको हटा के पंप से रिप्लेस कर दिया गया है, जिसमें एक वैक्यूम क्रिएट होता है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, अभी पिछले 1.5 मिनट की बात आपको मेरी बिल्कुल बेकार सी लगी होगी, यार क्या क्या बक रहा है मास्टर। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, अगर आप बाइक की वर्किंग समझना चाहते हैं तो ये 1.5 मिनट का खेल नहीं है। आपको हर एक उस शब्द को पढ़ना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला है। एक एक चीज हम पढ़ते हैं, बीटेक में हम 1 साल पूरा इस चीज को पढ़ते हैं, तब हम समझ पाते हैं।
तो मेरी बस आपसे यही एक रिक्वेस्ट है, मैं आपकी जो मतलब एक पूछने की चाहत है उसका सम्मान करता हूं, प्रश्न पूछने की चाहत का सम्मान करता हूं, लेकिन मेरे साथ बड़ा चैलेंज है कि आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मतलब मैं देख रहा हूं बच्चे कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें पूछने की, ब्लैक होल आदि तमाम चीज़ें जिनका हमारे सिलेबस से कोई संबंध भी नहीं है। चलिए सिलेबस से संबंध भी ना हो मैं फिर भी बता दूं, लेकिन आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप केवल वो पूछें जो स्लाइड पर लिखा हुआ है, वही सिर्फ आप समझ पाएंगे और वही हमारे पेपर में भी आएगा। और दूसरा, टाइम की लिमिट्स भी हमारे साथ हैं। हम जहां एक एक साल 4 साल की बीटेक पढ़ते हैं, बट हमें यहां सिलेबस को अपने 25 दिनों में खत्म करना है। तो एक रिक्वेस्ट है, प्लीज समझिए। चलिए भाई, तो ये मुझे समझ में आ गया। अब एक साथी करते हिंदी में लिखिए। भाई हिंदी में कैसे लिखूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको। आप क्या ऐसे चाहते हैं कि मुझे लिखना है एफ बराबर जी गुणा एम बटे आर का स्क्वायर? ये तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे यार, इसको कैसे मैं हिंदी में लिखूंगा? ये तो एक ही बात है ना, ये तो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों आ जाएंगे इसमें। तो अब सवाल उठता है कि पहले तो इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना, कि आखिर अगर इससे ऑप्शंस आएंगे तो कैसे आएंगे। देखो, एक तो ऑप्शन सीधा सीधा यही आएगा कि बताइए ग्रेविटेशन फोर्स का कौन सा फॉर्मूला है, गुरुत्वाकर्षण बल का कौन सा सूत्र है। अभी जी को भूल जाओ, बड़े जी को एक सेकंड के लिए भूल जाओ, पहले हम इस सूत्र की बाकी चीजों की चर्चा करेंगे। अच्छा, देखो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा, तो लैंग्वेज में ऐसे लिखोगे, पहले समझो इस बात को। देखो, अगर द्रव्यमानों का गुणनफल ऊपर है, अगर द्रव्यमानों का गुणनफल ऊपर है तो मैं कहूंगा ये बल के अनुक्रमानुपाती है। पहले हिंदी वाले समझो। तो लैंग्वेज में आप इस चीज को ऐसे लिखोगे कि जो लगने वाला बल है, पहला स्टेटमेंट, लगने वाला बल द्रव्यमानों के गुणनफल के सीधा अनुक्रमानुपाती, या तो आप इसको ऐसे लिखते हैं सीधा अनुक्रमानुपाती, या इसी चीज को आप समानुपाती भी कहते हैं। सीधा अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि द फोर्स इज, इंग्लिश में हम एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। लैंग्वेज में ये चीज भी लिखी आएगी, या तो फॉर्मूला आ जाएगा या सिर्फ आपसे ये लैंग्वेज पूछी जाएगी कि भाई इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो एक कथन ये सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन देखिए आप, दूसरा कथन आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसका, चलो द्रव्यमानों के साथ संबंध समझ में आ गया, दूरी के साथ कैसा संबंध है। देखो, दूरी अगर नीचे लिखी हुई है तो आप कहोगे कि बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी मैं इनका मतलब समझाऊंगा, बस पहले आप इसको लिखने का तरीका समझिए। अगले पेज पे लिख देता हूं मैं कि बल जो है, बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो पहले लिखने का तरीका समझो, समझ में आ गया। अच्छा, अब बात आती है कि अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है। देखो, मतलब सिर्फ इतना है, हम ये कह रहे हैं कि अनुक्रमानुपाती का मतलब, अगर देखो ये दोनों चीजें बढ़ेंगी या कोई भी एक चीज बढ़ेगी तो बल बढ़ेगा। भाई सीधी सी बात है, जितनी वस्तु ज्यादा भारी होंगी बल उनके बीच में ज्यादा लगेगा। लेकिन जो चीज नीचे लिखी होती है उसका संबंध व्युत्क्रम संबंध है। व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम से ही तो आया है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा संबंध, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा संबंध। तो उल्टे संबंध का अर्थ यह होता है,
अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज घट जाएगी। भाई दूरी जब इनके बीच की बढ़ेगी तो बल घटता चला जाएगा। बड़ी सिंपल सी भाषा में आप समझो, ये मत कहना मास्टर कैसी बात कर रहा है, बस समझने के लिए। दूरी बढ़ती है तो बीच में मोहब्बत घट जाती है। तो दूरी बढ़ने से ये जो बल है ये कम होता चला जाएगा। अब आप आर को हर जगह त्रिज्या कहो तो भाई माफी चाहूंगा, आर हर जगह त्रिज्या थोड़ी है यार, यहां पर आर दूरी है, यहां त्रिज्या का कोई मतलब ही नहीं है। तो फटाफट से एक बार सभी थम्स अप करेंगे कि ठीक है भैया, मुझे ये लैंग्वेज समझ में आ गई, कैसे आएगी पेपर में, और इसका मतलब भी क्या होता है ये भी समझ में आ गया। अब मैं आपको बड़े जी के बारे में चीजें समझाता हूं। पहले फटाफट से एक बार थम्स अप करिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आर यहां पर रेडियस नहीं है, आर क्या है, आपकी दूरी है। चलो, तो ये नोट हो गया, करो इसको फटाफट से नोट, इसको नोट कर लीजिए। आज तक शायद आपने इनको रट्टा मार दिया होगा, है ना, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती नहीं। अब समझ के चलिए कि इस बात का मतलब क्या है। कितना आसान मतलब है भाई, व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रम से बना है, उल्टा संबंध है, अनुक्रमानुपाती सीधा संबंध है, बस खत्म। ठीक है, क्लियर। अब सुनिए, बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये बड़ा जी क्या है। सुनो भाई, बड़ा जी की कहानी देखो। जब न्यूटन साहब इस सूत्र को बना रहे थे तो उन्होंने सूत्र इतना बना लिया कि एफ अनुक्रमानुपाती है बड़ा एम, नोट मत करना इसको, छोटा एम बटे आर का स्क्वायर। लेकिन यह सूत्र पूरा नहीं था। न्यूटन साहब बड़े परेशान, उन्होंने अपने एक दोस्त से डिस्कस किया, यार मैं सूत्र बनाना हूं, सूत्र नहीं बन रहा, मैं बिल्कुल करीब हूं, बस किसी एक चीज की कमी है। और वो साहब थे हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश साहब ने कहा कि देख, मैंने ना एक नियतांक बना रखा है, एक ऐसा संख्या बना रखी है कि जो पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी रहती है, वो कभी नहीं बदलती है। तो उसको इस फॉर्मूले में सेट कर, तेरा फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। तो जी जो है ये न्यूटन साहब ने नहीं खोजा, जी की खोज जो है वो करने वाले हैं हेनरी कैवेंडिश साहब। जी के खोजकर्ता हैं हेनरी कैवेंडिश। ये सवाल बड़ा आता है, लोग इसको ए ऑप्शन न्यूटन ही मिलेगा, तुम न्यूटन छाप के आ जाओगे। हेनरी कैवेंडिश इसके खोजकर्ता है। क्या ये भाई, ये एक ऐसी संख्या है जो पूरे ब्रह्मांड में नियत रहती है, एक ऐसा अंक जो पूरे ब्रह्मांड में नियत रहता है। तो मैं इसका नाम क्या देता हूं, इसका नाम दिया गया सार्वत्रिक, मतलब हेनरी कैवेंडिश साहब ने दिया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हर एक सूत्र को पूरा करने के लिए हमें नियतांकों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, कि ऐसी संख्याएं जो पूरे ब्रह्मांड में नियत होनी चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। आजा भाई, एक सेकंड रुको। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मतलब समझो। सार्वत्रिक का मतलब सर्वत्र, गुरुत्वाकर्षण मतलब गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, नियत मतलब एक जैसा, अंक माने अंक, एक ऐसा अंक जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है और पूरे ब्रह्मांड में समान है। इसका खुद का मतलब ही ये है। इंग्लिश में बोलोगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट जो पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। तो अब अगर इसके बारे में मैं ये लिखूं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूरे ब्रह्मांड में समान रहता है, तो इसके नाम पर ही ये दाग हो जाएगा एक तरह से। अरे इसका तो नाम ही खुद ये है, समझे? चलो फिर भी लिख लो, तुम्हें लिखना तो जरूर है कि इसका मान, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में एक समान
रहता है, इट्स वैल्यू इज सेम इन यूनिवर्स। ठीक है, अब जब अभी और बातें पढ़ेंगे इसके बारे में। एक साथी ने पूछा अच्छा वो मान है क्या, वो वैल्यू है क्या? तो ये सब कोई कैलकुलेट हमने नहीं की है, ये हेनरी कैवेंडिश साहब ने बताया कि मेरा ये नियतांक है, इसका मान इतना है। ना आपसे कोई पूछेगा कि कहां से आया, क्यों आया, सिर्फ आपसे यही सवाल आएगा जो मैं स्लाइड पर एज इट इज लिखवा रहा हूं, इसके बारे में और कोई भी चीज नहीं पूछेगा। सीधा पूछेगा कि बताओ जी का मान कितना है, तो तुम कह देना भाई 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11, 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। सीधा सीधा मात्रक याद रखो। इसको और कैसे लिख सकता है, इन चीजों पे ध्यान दिया करो आप, जो पेपर में आने वाली हैं। कैसे क्यों को छोड़ दो। न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर भी लिखकर कभी कभी दे देता है तो केजी की पावर -2 हो जाती है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी की पावर -2, ये इसका मात्रक हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, ये इसके खोजकर्ता हैं, ये इसका नाम है, ये इसका गुण है, प्रॉपर्टी है। ये बड़े जी की बात है, एक बार नोट करो, थम्स अप करो। अब जब बड़े जी की बात चले तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हमारा अपने मन पे इतना काबू होगा कि हम छोटे जी के बारे में ना सोचें। जबकि मैंने कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कोई एक सिंगल टॉपिक भी छुड़वाया हो। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा करा रहा हूँ मैं हर एक चैप्टर में। और मैंने रिक्वेस्ट भी की है कि आप सभी उस पॉइंट पे फोकस करके चलो जो जिस समय समझाया जा रहा है। लेकिन नहीं, मैं बड़ा जी समझा रहा हूँ। मैंने देखा बहुत बच्चे तो डायरेक्टली बस यही कमेंट छापे जा रहे हैं, स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी की विमा क्या है, स्मॉल जी का मान क्या है। अरे मेरे भाई, जब तुम्हें आलू की सब्जी दो तो तुम्हें पनीर की सब्जी खानी है, पनीर की दे दो तोरई की खानी है, ऐसे कैसे बात बनेगी? अब मुझे क्या समस्या है इस बात से? ऐसा सच मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं कभी डिस्टर्ब होता हूँ ना डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। बट आपके लिए मैं ये सोचता हूँ कि जब आप उस कमेंट को छाप रहे हैं तो मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं। जब मैं छोटे जी को पढ़ाऊंगा फिर आप बड़ा जी पूछोगे मुझसे, क्योंकि तुमने यहां ध्यान ही नहीं दिया। तो आप पढ़ने पे जिस टॉपिक को कराया जा रहा है ना उस पे फोकस करो। असल में क्या होता है, हम पढ़ने का मतलब ये सोचते हैं बस बाद में नोट्स मिलेंगे छाप लेंगे। तुम ये शब्दों को सुनना मतलब पढ़ना समझते ही नहीं हो। जबकि असल में कुंजी पढ़ाई की इसी के पीछे छिपी हुई है। जब तक आप हर एक शब्द को मेरे को नहीं समझोगे, जब तक आप मेरे हर एक वर्ड को सुनोगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में वो बैठेगा ही नहीं। बस आप बाद में क्या करोगे, यहाँ पे मैं तो चला रे, मैं तो मरा रे, मैं तो बसा रे, मुझे तो रॉकेट साइंटिस्ट बनाओ, मुझे तो वहाँ का इंजीनियर बना दो, मुझे तो ये बात बताओ, मुझे तो ये बताओ कि अगर सूरज की जगह एलियन आ जाएं, अगर हम यहाँ हो वहाँ हो। यहाँ पढ़ाई की बात थोड़ी समझोगे। फिर जब अगले दिन भैया मात्रक क्या हुआ है, एक अभी कमेंट पढ़ रहा था, भैया मात्रक क्या हुआ है, फिर तुम ये पूछोगे। तो भाई साहब फिर से एक निवेदन कर रहा हूँ, हर एक शब्द को समझिए, तब आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। नहीं तो फिर इसको ऐसे ही आप रटते रह जाएंगे जैसे हमेशा पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है भैया, जी से कैसे सवाल आएंगे, ये चारों सवाल एज इट इज आपके सामने लिखे हुए हैं। यही सवाल आएंगे कि जी का नाम क्या है, जी की खोज किसने की, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में बदलता है या नहीं बदलता है, जी का मान क्या है, जी का मात्रक क्या है। ये पूरे 5 सवाल इसमें आएंगे। ठीक है, चलो, तो ये तो बातें हो गई बड़े जी की। चलो भैया आ जाओ, जिनको केवल ही दुनिया में छोटा जी पढ़ने के लिए जिनकी उत्पत्ति हुई है, भगवान ने कहा होगा हाँ भाई तेरे उद्देश्य क्या है। भैया मैं तो बस यूं कमेंट करूंगा, छोटा जी क्या है, छोटा जी क्या है। बस मेरी जिंदगी में अगर छोटा जी मैंने समझ लिया ना, मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी। उसके बाद चाहो तो तुम मुझे हर बंधन से मुक्ति भी दिला सकते हो। आ जाओ भैया छोटे जी वाले, आ जाओ। आपको ऐसा लगा मास्टर भूल गया छोटा जी पढ़ाना, ये मास्टर पढ़ा नहीं रहा है ठीक से। चलो अब आ जाते हैं छोटे जी पे, छोटे जी के दर्द को समाप्त करते हैं। तो समझो अब अगर तुम अब यहां भी नहीं फोकस करोगे, अब तुम्हें कुछ और पढ़ना होगा तो फिर कभी समझ नहीं आएगा। तो छोटे जी वालों अब यहां ध्यान से सुन लेना। देखो मैं आपसे एक चीज बताता हूं, ये प्रैक्टिकली है, ये पृथ्वी है और अगर कोई बॉल यहां से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये देखा जाता है, आप भी करके देख सकते हैं। अगर आप किसी बॉल को छत से गिराएंगे तो बॉल जो है, अगर यहां पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, भैया 10 कहां से आया, भाई तुम कुछ भी मान लो, तो जैसे जैसे ये नीचे आती चली जाएगी इसकी स्पीड में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यानी कि हो सकता है अगर ये 10 है तो बढ़ जाएगी। आप अगर 20 मान रहे हो तो यहां 25 कर लो, 27 कर लो, बट बढ़ा दो कुछ। यहां पर हो सकता है 20 मीटर पर सेकंड हो जाए।
तो जैसे जैसे ये बॉल नीचे आती है, इसके वेग में लगातार बढ़ोतरी होती चली जाती है। क्यों होती चली जाती है भाई? देखो, जब ये दूर है ना पृथ्वी से, तो पृथ्वी कुछ बल लगा रही है, बट जैसे जैसे नजदीकियां बढ़ेंगी वैसे वैसे बल बढ़ेगा। भाई दूरी बढ़ने से बल घटता है, तो नजदीकी बढ़ने से बल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही कह रहा हूं ना। तो जैसे जैसे ये बॉल नजदीक आती है, बल बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण इसका वेग बढ़ता चला जाता है। और जरा मुझे बताना कि वेग के परिवर्तन के फलस्वरूप कौन सी टर्म आती है? वेलोसिटी के परिवर्तन के फलस्वरूप कौन सी टर्म आती है, बताओ। भैया 10 कहाँ से आया? भैया तुम कहाँ से आए? तुम्हारी ये सफ़ेद कमीज कहाँ से आई? चश्मा कहाँ से आया? माइक कहाँ से आया? भैया ये सवाल पेपर में नहीं आते हैं। पेपर में सिर्फ यही आया कि इसका मान 6.67 गुणा 10 की पावर -11 होता है। आपको इतना समझना है तो फिर आप 12वीं स्तर की साइंस पढ़ो, बीएससी लेवल की साइंस पढ़ो, है ना। जरा एक बार बताओ कि वेग के बदलने से कौन सी एक टर्म हमारी दुनिया में आती है? हमारी, बहुत बढ़िया भाई, दिल खुश कर दिया तुमने, वेरी गुड। तो वेग के बदलने से, कुछ साथी कह रहे हैं आवेग, अबे वो संवेग के बदलने से आता है। वेग परिवर्तन मतलब त्वरण है, एक्सेलरेशन है, ठीक है। देखो असल में त्वरण कुछ अलग नहीं है। त्वरण का अर्थ क्या है? वेग परिवर्तित हो रहा है। अब इतना बड़ा कहने की बजाय कि वेग परिवर्तित हो रहा है, मैं एक शब्द कह देता हूं, त्वरण। और भी सुनो, अगर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो मैं धनात्मक त्वरण या मंदन कह देता हूं। तो हम हमेशा, चीजें सब एक ही हैं, बस उनको छोटा बनाने के लिए हम टर्म इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका वेग बढ़ रहा है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई इसमें एक त्वरण आ रहा है, यानी कि इसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा है, ऐसा मैं बिल्कुल कह सकता हूं। अब सुनो, जब आपकी बाइक का वेग बढ़ रहा था, आपने एक्सीलेटर ऐंठ दिया, उसका त्वरण, उसका वेग बढ़ा, यानी कि उसमें भी एक त्वरण आया। तो वो त्वरण आया कहां से? वो तो इंजन ने दिया। भाई तुम पेट्रोल जो डाल रहे हो उसको इंजन ने दिया, लेकिन यहां कोई बॉल में इंजन थोड़े ना लगा है जो उसका वेग बढ़ रहा है। इस त्वरण को कौन दे रहा है, या मैं कहूं इस वेग को कौन बढ़ा रहा है? दोनों एक ही तो बातें हैं। तो इस वेग को बढ़ा रहा है, यानी कि इस त्वरण को दे रही है पृथ्वी। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। हर एक ग्रह ऐसे ही देता है। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये जो त्वरण है ना, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है। तो इसका नाम है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेवी, मैं इसको अलग लिख लेता हूं, ग्रेवी, TATIONAL, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आपको देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई कोई वस्तु त्वरित हो रही है, तो ना तो मुझे ये पता लग रहा कि वो तुम कर रहे हो, इंजन कर रहा है, गाय कर रही है, भैंस कर रही है, कुछ नहीं पता चला, पृथ्वी कर रही है। लेकिन अगर मैं अब ये कहूंगा ना कि गुरुत्वीय त्वरण, तो तुम समझ जाओगे कि ये किसी ना किसी ग्रह के कारण हो रहा है। और पृथ्वी के लिए नहीं है ये टर्म सीमित, सब ग्रहों के लिए है, हर एक प्लेनेट के लिए है। हर एक प्लेनेट हर वस्तु को खींचता है, और हम कहते हैं कि उसकी वजह से गुरुत्वीय त्वरण आता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है। तो भैया जी वालो, ये लो आ गया तुम्हारा जी, ये है गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। भैया जी ये बात समझ में आई? एक बार थम्स अप करो, रटना कुछ भी है ही नहीं, आप हर चीज को समझ के चलिए। तो छोटा जी क्या है? एक त्वरण है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट ये किसकी वजह से है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से है, ये ग्रेविटी की वजह से है। करो एक बार थम्स अप के, हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई। तो इसको हमने बोल दिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अब बात आती है कि ये बताओ इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल जो हमने सीखा है उसी को लिख देते हैं। हमने क्या सीखा कि जब कोई भी वस्तु किसी ग्रह के नजदीक आती है, तो ग्रह के द्वारा उस पर एक त्वरण लगता है, जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बस लिख दो कि ग्रह के समीप आने वाली वस्तु पर, अब मैं इसको हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। ग्रह के समीप आने वाली वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है।
गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यानी कि द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, मैं बड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बताओ, सबकी समझ में बात आती है? आसान है। अब बात आती है कि यार भैया जी की वैल्यू कितनी है, ये बात बताओ। और जैसे ही जी की वैल्यू का नाम है 9.8, 10, यही दो उत्तर हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन मैं ये पूछता हूं आपसे कि कहाँ 9.8 है, कहाँ 10 है, या ये 9.8 ही क्यों है, 10 ही क्यों? देखो, जहां क्यों पूछना है वहां मैं खुद बताऊंगा, लेकिन हर जगह क्यों हमें नहीं पूछना है। एक बार थम्स अप करो अगर नोट हो गया हो तो। मैं आपके लिए ग्लोब मंगाता हूं। चलो, अब देखो बात आती है, मैं आपके लिए ग्लोब लेके आया हूं। अब बात आती है कि भैया इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है। सुनिए, जी का मान, हेडिंग यही डाल लो, पहले डालो कि जी का मान आता कहां से है, वैल्यू ऑफ जी, ये मुद्दा है। देखो, एक सूत्र आता है जी का, पहले बल का सूत्र पढ़ो। बल का सूत्र क्या था? जी, ये ग्रह का द्रव्यमान हो जाएगा, ये वस्तु का द्रव्यमान, और उनके बीच की दूरी। जी का सूत्र क्या होता है कि इसमें से आप वस्तु का द्रव्यमान हटा दो तो ये बचेगा जी एम बटे आर का स्क्वायर। भाई कहां से आया, कैसे आया, उस चक्कर में मत पड़ो, बस याद कर लो कि जी ठीक है, ये एक सूत्र जी का होता है। मैंने बल का और जी का दोनों सूत्र इसलिए एक साथ लिखे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। तो छोटे जी के सूत्र में वस्तु का द्रव्यमान नहीं आता है, यानी कि छोटे जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करता। मतलब क्या है, अगर आप पृथ्वी से 1 किलोमीटर ऊपर 1 किलोग्राम की बॉल को फेंक रहे हैं और मान लो उस पर जी की वैल्यू 5 लग रही है, तो अगर आप 100 किलोग्राम की भारी वस्तु को फेंकोगे तब भी जी की वैल्यू 5 ही होगी। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, यार ऐसे कैसे होगा, भारी वस्तु तो तेज आएगी। नहीं, स्मॉल जी की वैल्यू वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर ही नहीं करती है, ये बात आपको याद रखना है। वस्तु चाहे हल्की हो या भारी हो, छोटे जी का मान सभी तरह की वस्तुओं के लिए समान होगा। ये निर्भर करता है जिस ग्रह पर आप खड़े हो उसका द्रव्यमान कितना है, या उन दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितनी है। अगर दूरी समान है, ग्रह पर तो आप एक पर ही हो और जी तो वैसे भी कभी नहीं बदलेगा, तो छोटे जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा। तो लिखेंगे, आप इसमें एक पॉइंट डालेंगे कि छोटे जी का मान मतलब वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो मैं लाइन लिखवा रहा हूं ना, ये सीधा सवाल है, प्रश्न आएगा कि बताओ छोटे जी का मान किस पर निर्भर करता है, छोटे जी का मान किस पर निर्भर करता है। तो आप कहेंगे भाई ये मान लो 4 ऑप्शन देगा, 1 2 3 और एक वस्तु का द्रव्यमान दे देगा, तो आप कहोगे वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि छोटे जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, छोटे जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, अब सुनिए, ये जी की वैल्यू पूरे ब्रह्मांड के लिए है, ना केवल पृथ्वी के लिए, क्योंकि ना तो न्यूटन साहब ने केवल पृथ्वी के लिए बोला, ना हेनरी कैवेंडिश साहब ने, दोनों ही पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं। अगर अब मुझसे आप पृथ्वी के लिए पूछो, ये तो जी के मान का एक सूत्र हो गया जो पूरे यूनिवर्स में लगेगा, पूरे ब्रह्मांड में लगेगा। अगर आप मुझसे पूछो पृथ्वी के लिए क्या होगा,
यानी कि फॉर अर्थ। तो देखो इसकी वैल्यू आप जानते हो, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। मतलब अब मैं ये मान लेता हूं कि कोई भी वस्तु भाई कहां रखी है, मैं मिनिमम मानता हूं कि चलो वो बिल्कुल पृथ्वी की सतह पर रखी है, यहां मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो अब दूरी किसके बराबर हो जाएगी, दूरी हो जाएगी सेंटर से सेंटर। लेकिन मैं इतनी दूरी को नेग्लेक्ट कर देता हूं, मतलब हटा देता हूं, और मैं केवल दूरी कितनी मानता हूं, ये। अब क्या हो जाएगी, ये पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। पृथ्वी की त्रिज्या वैज्ञानिकों को पता है, ना हमें याद रखनी ना पता करनी। पृथ्वी का द्रव्यमान भी वैज्ञानिकों को पता है, हमें भी याद नहीं करना। जी की वैल्यू हम जानते हैं। सारी चीजें जब इस फॉर्मूले में सेट करते हो तो अब जी की वैल्यू निर्भर करेगी आर पर। देखिए अगर हमारी पृथ्वी ऐसी होती तो आर की वैल्यू हर जगह समान होती, लेकिन दिक्कत क्या है, असल में हमारी पृथ्वी ऐसी है ही नहीं। अगर आप अपनी पृथ्वी को देखेंगे तो वो एक अंडाकार है, वो, एक सेकंड रुको, वो अंडाकार है। तो अगर हम पृथ्वी की एक्चुअल शेप बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से है। यानी कि अगर आप आर की वैल्यू को देखोगे तो वो हर जगह पे समान रहेगी। मेरी बात को आप समझना, बहुत गहराई से बता रहा हूं मैं आपको। भाई आप यहां पर आर की वैल्यू देखो, ये कम है, यहां देखोगे थोड़ी सी ज्यादा 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 है। कहने का मतलब क्या है, पहली बात आप ये समझो कि हम पृथ्वी के सरफेस पर रहते हैं, सतह पर रहते हैं। अगर आप यहां के लोगों को देखोगे, जितने देश यहां पर हैं, जो भी चीजें यहां पर हैं, उनके लिए आर की वैल्यू छोटी है। लेकिन आप जैसे 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 यहां बढ़ते जा रहे हैं, या फिर आप जैसे जैसे यहां बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए आर की वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। इस वजह से जी का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। भैया पूरी पृथ्वी पर तो हजारों लाखों जगह हैं, क्या मुझे हर जगह पे जी का मान याद रखना है? आर की वैल्यू तो हर जगह के लिए अलग अलग है। जी नहीं, आपको केवल दो बिंदुओं पर जी की वैल्यू याद रखनी है। एक तो बिल्कुल टॉप पर, जिसको आप क्या बोलते हो, ध्रुव बोलते हो। आप जानते हो बिल्कुल टॉप की जगहों को क्या बोलते हैं हम, ध्रुव यानी कि पोल्स। तो पृथ्वी के लिए अगर आप ध्रुवों पर देखते हैं, पृथ्वी के लिए अगर आप ध्रुवों पर देखते हैं यानी कि ऑन पोल्स देखते हैं, देखो चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवों पर तो मान समान रहेगा जी का। तो जी की वैल्यू दोनों ध्रुवों पर सेम रहेगी, और वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि ये एक त्वरण ही तो है, ये एक एक्सेलरेशन ही तो है, तो मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा आपसे पूछेगा इस पॉइंट पर, यहां पर आप देखो एक लाइन बनी हुई होगी ना, ये एक लाइन बनी हुई है। तो जितने भी देश यहां हैं उनको हम बोलते हैं विषुवत रेखीय देश या भूमध्य देश, यानी कि जो पृथ्वी के मध्य में है। इंग्लिश में इनको बोलते हैं हम इक्वेटर, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये हैं इक्वेटोरियल कंट्रीज। तो अब मैं इस चीज को यहां पे कैसे बनाऊंगा, यहां पर बस मैं एक सीधी लाइन खींच दूंगा और आप ये समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, विषुवत रेखीय देशों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपसे जी का मान पूछा जाएगा, यहां पर। अब आप समझ गए ना, यहां का मतलब क्या है कि ये सारे देश हैं, यहां का मतलब है ये सारे देश हैं, यहां 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 ये सारे देश हैं। तो इसको कहते हैं हम विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं। तो वह रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच में से जाती है, उस पर हर एक जगह पर जी का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड मिलता है। मैं इसको यहां लिख देता हूं, विषुवत रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर हर जगह जी का मान आपको 9.8 या 9.81 मिलता है। देखो 9.8 जो है, 9.81 ये एक्चुअल वैल्यू है, सही वैल्यू ये है। बस शॉर्ट में हम इसको 9.8 लिख देते हैं। क्या दोनों आ जाएंगी पेपर में? कभी नहीं आती, या तो 9.8 आएगी या 9.81 आएगी। अब बताइए क्लियर है कि भैया मेरा आज डाउट बड़ा दूर हुआ कि आखिर जी का मान कहां कितना होता है, कहां 9.8 है और कहां 10 है। आपसे त्रिज्या व्रज्या कुछ नहीं पूछेगा, मैंने तो बस समझाने के लिए बताया है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो आप ये कहोगे कि देखो जो वस्तुएं पृथ्वी पर ध्रुव पर रखी हैं, पोल्स पर रखी हैं, वो 10 महसूस करेंगी जी की वैल्यू, मतलब वो थोड़ा ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगी कंपैरेटिवली जो वस्तुएं यहां रखी हैं या यहां रखी हैं। इन वस्तुओं को खिंचाव ना के बराबर हल्का कम फील होगा। अब यहां पर हो गई 10, यहां पर हो गई 9.8। अरे ये दोनों एक ही बात है ना, यहां पर है 10,
यहाँ पर है 9.8। तो क्या ये बात अलग से कहने की जरूरत है कि ध्रुवों से विषुवत रेखा पर जाओगे तो जी का मान घटेगा, या अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों पर जाओगे तो जी का मान बढ़ेगा? क्या इस बात को अलग से कहने की जरूरत है? मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं है। अब तो ये चीजें हमें समझ में आनी चाहिए, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए। तो करिए एक बार हम सबकी, ठीक है भैया मुझे समझ में आ गया। अगर पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं है? भैया ग्रेविटेशन फोर्स ही आपको खींचे रहता है। आप देखिए, ये कोई मैं थोड़े ना कह रहा हूं, ये तो पहले से चीजें हैं। यहां पर महासागर हैं, यहां पर भी महासागर हैं, यहां पर भी सागर है, पूरा साउथ अटलांटिक ओशियन होता है यहां पर, अगर आपने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी हो। तो ये गिरता क्यों नहीं? क्योंकि पृथ्वी ग्रेविटी अंदर की तरफ खींचे रहती है। अगर आपको लगता हो ग्रेविटी एक मजाक है तो जी नहीं, वही ग्रेविटी है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं आज। पृथ्वी सबको अपनी तरफ खींच के रख रही है, सेंटर पे खींच के रख रखी है। यहां पर जो समुद्र है ना, पृथ्वी को उसने अपनी तरफ खींच रखा है, इसलिए वो नहीं गिरते हैं नीचे। पृथ्वी हर चीज को खींचे हुए रखती है अपनी तरफ। चलो एक बात, मुझे ये बात समझ में आ गई कि यार ठीक है। अब सुनो, एक सवाल यहां से बहुत शानदार बनेगा। अच्छा एक बात मुझे समझ में आ गई कि देखो जी का मान तो बदल सकता है। एक यहां से बड़ा कंफ्यूजन आपका दूर होता है, भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी? छोटा जी और बड़े जी में अंतर? देखो अंतर रटना नहीं होता कभी भी। आप दोनों चीजों को समझो, खुद ही अंतर कर दोगे। अगर एक छोटे बच्चे को जिसको पृथ्वी और आकाश पता ही नहीं है, आप उसको अंतर रटवाओगे तो वो रटेगा। लेकिन जिसे पृथ्वी और आकाश की समझ है, आप उससे पूछो अंतर क्या होता है, वो खुद से बता देगा। तो बिल्कुल सेम यही चीज है। हम रट रहे होते हैं, रटना नहीं है। हमने समझ लिया भाई बड़ा जी तो ऐसा है, उसका तो मान कहीं नहीं बदलेगा, लेकिन छोटा जी तो बदल रहा है। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस यही है कि छोटा जी बदलता है, बड़ा जी सेम रहता है। अच्छा सुनो, ये तो हमने किसके लिए देखा है? पृथ्वी के लिए। भाई हर जगह पर पृथ्वी का द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा ना, चाहे आप यहां हो यहां हो यहां हो, द्रव्यमान पृथ्वी तो उतने ही किलो की रहेगी। हाँ दूरी जरूर बदल रही है, लेकिन क्या हो कि हम किसी दूसरे ग्रह पर चले जाएं जो पृथ्वी से ज्यादा भारी है या हल्का है, तो भी जी का मान बदलेगा। तो जी का मान बहुत तरीके से चेंज होता है, और एक सवाल पेपर में आने के यहां से बहुत अच्छे चांस रहते हैं। तो आज हमने छोटे जी के बारे में यहां तक सीख लिया है, और केवल पृथ्वी के लिए 2 जगहों पर हमने जी का मान पढ़ लिया है। आप लोग सिर्फ स्मॉल जी क्या समझते हैं? 9.8 10 ना, छोटा जी बहुत बड़ा टॉपिक है। बहुत सारे सवाल इससे बन सकते हैं आपके स्तर पे। और आप कहते हैं ना समझना, तो इसको समझेंगे हम, ये समझने की चीज है आपके स्तर पे। तो कल हम सीखेंगे कि छोटे जी का मान कहां कहां बदल सकता है। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि ये 2 लोकेशन पे इतना होता है, बदल तो कहीं भी सकता है। कल इसके बारे में और हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भैया जी, तो बहुत अच्छा ये सेशन शायद आज रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से की हैं। कुछ साथी नाराज रहते हैं कि कमेंट नहीं पढ़ते हैं। देखिए माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर 2500 बच्चों के कमेंट, अगर एक एक कमेंट भी जा रहे हैं तो वो नज़र भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आप ध्यान से पढ़ें, आपका डाउट कहीं ना कहीं आगे कवर हो जाएगा। बाकी कुछ जो जेन्युइन डाउट होते हैं उन्हें मैं ज़रूर कवर कर लेता हूँ। चलिए मिलते हैं कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।